चलो आज अपन पहले एनसीईआरटी बुक का रीडिंग लेंगे। रीडिंग के अंदर दो टाइप के कंटेंट है। पहले अपन इसकी न्यूमेरिकल वाला साइड कंप्लीट कर लेंगे। जरा बोर्ड पे ध्यान दो। चलो एनसीईआरटी बुक में जो पूरे प्रॉब्लम्स है 10-12 प्रॉब्लम मूल कंसेप्ट पर है। अपन ने 2-3 ऑलरेडी ले चुके, 3-4 बाकी एक एक करके क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और कहाँ से क्वेश्चन बनते देखो जरा इधर। चलो बोर्ड पे ध्यान दो इधर। बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉब्लम, ये अपन ने आधा लिए थे और आधा बाकी था। इसका बचा हुआ आधा पोर्शन अपन आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। अपन ने इसके डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो देखे थे। फेमटो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, है ना, फेजी करके देखे थे। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी है। चलो ठीक, कुछ जगह से पानी की दिक्कत जा रही है, पानी गिर रहा है। अच्छा एटमॉस्फेयर अकोला का, बच्चे फिर भी प्रेजेंट है इतनी संख्या में। यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बच्चे आएंगे पानी में। जो नहीं आ सक रहे वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे, एक तो लाइव या तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की फैसिलिटी ज़्यादा दिन तक के सब बच्चों के पास में रहने वाली नहीं है। एसी ऑफ करना है, ठीक है, ये रिमोट लेके ऑफ कर देंगे। इधर से ये इधर का रिमोट ये भी ऑफ करना है, बता दो, सब ऑफ कर दो। एक काम करो, बाहर से सर को आवाज दो तो कर लेंगे ऑफ, वो दोनों कर लेंगे ऑफ। चलो ठीक है, इधर इधर बोर्ड पे ध्यान दो। इधर क्यों बाहर से बंद है? अरे नितिन आवाज दो। चलो ठीक है, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो अपन ने देखे थे। उसके आगे का भी ये टॉपिक अपन देखेंगे। देखो ये कंप्लीटली आपके लर्निंग पावर पे डिपेंड करता है, आप कितना लर्न कर सकते करके। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो फ्री के मार्क्स है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा दिमाग दौड़ेगा काम नहीं, एकदम कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे। एसी ऑन और एसी ऑफ कर दो सब। तो बेटा इधर देख लो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये अपन 10 का पॉजिटिव पावर 1, देन 2, देन 3। तो ये डेका, हेक्टो, किलो, ये डेका, हेक्टो, किलो, इनमें चांसेस कम है आने के। जैसे अपने डेसी, सेंटी, मिली देखे थे, 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁻2, 10⁻⁻3। ठीक ऐसे ही डेका, हेक्टो, किलो, इनके चांसेस कम आने के। बट मेगा, एमजीटी, पेजी, तो आपको 10⁻6 से आगे इनके इनिशियल वर्ड को ध्यान में रखना। एमजीटी, एम मतलब मेगा, जी मतलब गीगा, टी मतलब टेरा, एमजीटी। और जो अपन ने उधर ध्यान में रखे थे फेजी, इधर क्या है पेजी, PEZ वाई, पी मतलब पेटा, ई मतलब एक्सा, जेड मतलब जेटा, वाई मतलब योटा। वहाँ जेप्टो योक्टो था, जेप्टो योक्टा, और यहाँ पे है जेटा योटा। तो कंप्लीटली ये जो फॉर्म्स है ना, इसके अंदर जो सब कैपिटल लेटर्स है। तो एमजीटी पेजी ध्यान में रखना। तो 10⁻6 टू ऑनवर्ड आप ध्यान में रख लेते। 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, देन 15,
देन 18, देन 21 एंड 24। तो ये कंप्लीटली आपके लर्निंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। MGT पेजी, MGT पेजी, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। तो जब आपका इस वीक में संडे को टेस्ट रहेगा, पहला टेस्ट रहेगा आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस वीक में अपने चैप्टर विद MCQs कंप्लीट करने वाले हैं। ये अपना आज का छठा लेक्चर है। मैंने बताया था आप लोगों को 8 से 10 लेक्चर में विद MCQs अपन कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको MCQs का पेज नहीं दिया क्योंकि अपन पहले पूरा NCERT बुक का अपन गो थ्रू करेंगे, इसमें से कहाँ कहाँ कैसे कैसे पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो इसी लास्ट का बंद कर दिया कि नहीं, वो लास्ट का शुरू है। तो ये जो MGT है ना, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, अब समझो एक सिंपल सा पॉइंट समझो कि आप मोल कंसेप्ट पे सारे फार्मूले पढ़ रहे, इतनी पेजेस की थ्योरी पढ़ रहे, और इस साल नीट के अंदर या JEE के अंदर ये पॉइंट आ गया कि एक्सा का मतलब क्या होता है। तो एक्सा का मतलब होता है 10⁻18, और ये पॉइंट आपने मिस कर लिया, तो फिर इतना पढ़ के क्या फायदा है। तो NCERT बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करना पड़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता, और अगर आपने उस पॉइंट को छोड़ दिए, यानी स्किप कर दिए और उसी पॉइंट पर क्वेश्चन आ गया, तो उस चैप्टर के बची हुई सारी मेहनत पे, पढ़ी हुई सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो जितना अपने पास समय है उसके अंदर ज़्यादा इन सब चीज़ों को, इस पर क्वेश्चन आता 10 की नेगेटिव पावर, 10 की पॉजिटिव पावर, ये टोटल आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा, टेक्निक से लर्न करना पड़ेगा। 10⁻⁴ जैसा डेका हेक्टो किलो। बेटा पेन से खेलना बंद कर दो ना, आवाज़ मत करो पेन का प्लीज़। डेका हेक्टो किलो, MGT पेजी, MGT मतलब मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, पेटा एक्सा जेटा। तो 10 के पावर से इनको थोड़ा देख लेना, लर्न करना पड़ेगा। टेस्ट के अंदर क्वेश्चन इसके ऊपर रहने वाले हैं, और इसमें अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट कुछ भी नहीं, टोटल लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद अब अपना पहला जो क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, इसमें कुछ टेम्परेचर कन्वर्जन दिया हुआ, ये टेम्परेचर कन्वर्जन अपने लेना बाकी था। ये टेम्परेचर कन्वर्जन के अंदर इधर बोर्ड पे ध्यान दो, ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता। अब NCERT बुक में ना ये लाइन दी हुई है, इसके साथ में बहुत सारी बकवास चीजें दी हुई है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इस पूरे इसके अंदर एक ही पॉइंट काम का है, जो ये है, अब यहां पर पॉइंट ये है कि देखो टेम्परेचर के 3 यूनिट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पहले अपन इधर जाके समझेंगे, टेम्परेचर के 3 यूनिट है, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, वो है केल्विन, देन डिग्री सेल्सियस, एंड देन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन सा है, केल्विन, केल्विन। अब केल्विन का सेल्सियस और सेल्सियस का केल्विन है ना, केल्विन का सेल्सियस और सेल्सियस का केल्विन, इस पे तो क्वेश्चन आना नहीं है। ये गरीब से गरीब को पता है कि सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस को केल्विन में, तो बाय एडिंग 273.15 ये ऐड करना पड़ेगा, काय को, सेल्सियस को केल्विन में, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो बाय सब्सट्रैक्टिंग 273.15। अब ये चीज़ें 12th में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, ये 11वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो पेपर में नहीं आता, तो छोड़ दो इसको। अब दूसरा पॉइंट, अब सेल्सियस का फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट का सेल्सियस। एक बात ध्यान में रखना कि फ़ारेनहाइट का डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्जन करते नहीं आता। आपने एक बड़ी फेमस मूवी सुनी होंगे साउथ की, KGF, है ना। तो KGF का भाई अपने केमिस्ट्री में KCF है। तो KCF का मतलब ये होता, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते डायरेक्टली, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, बट केल्विन का डायरेक्ट कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में नहीं होता। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पहले केल्विन को सेल्सियस में और फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ऐसा आ सकता क्वेश्चन, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर केल्विन में देंगे और उसका फ़ारेनहाइट पूछेंगे, तो केल्विन को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करो और फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। अब यहाँ बच्चे पता है क्या करते हैं, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट भी ध्यान में रखते हैं और फ़ारेनहाइट का सेल्सियस, और फिर दोनों भूल जाते हैं। तो छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, अब अगर
ये तो इजी, छोड़ दो इसको। आपको एक ही कन्वर्जन ध्यान में रखना है सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, ओनली वन कन्वर्जन, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पहले सी आता बाद में एफ आता। तो एक ही कन्वर्जन ध्यान में रखना है और उस पर से दूसरा टाइम पे तैयार करना अगर क्वेश्चन आया तो ओनली वन कन्वर्जन इज देयर, दैट इज सेल्सियस टू बस सिंपल। और सेल्सियस का फ़ारेनहाइट ध्यान में रखने के लिए एक सिंपल गावरान मेथड बता रहा। अगर आप भूल गए कि आपने क्या लर्न करे थे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लर्न करे थे अपन ने। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या आता, सेल्सियस आता, बाद में एफ आता, मतलब पहले सी और बाद में एफ। आपके रजिस्टर नोट सब बंद कर दो, कुछ भी काम नहीं उसको, जब लगेगा तब मैं खुद बोलूँगा आपको निकालने के लिए, अभी कंप्लीटली बंद कर दो। तो सेल्सियस का फ़ारेनहाइट कन्वर्जन किस तरह से होता है, जरा बोर्ड पे ध्यान देखना। जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना, और जो आएगा उसमें 32 ऐड करना। तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना और फिर 32 ऐड करना। अब इसके उल्टा क्या होगा, इसके उल्टा ये होगा कि फ़ारेनहाइट का सेल्सियस, तो फिर पहले 32 सब्सट्रैक्ट करना और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करना, यानी उल्टा हो गया। तो इसी के अंदर दूसरा आंसर है। तो ये जो कन्वर्जन था वो ये कन्वर्जन ये वाला था, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट ये ऐसा करना है, व्हाटएवर मे बी गिवन इन द सेल्सियस, जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना। एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे अपन, जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया और पूछा गया कि कितना फ़ारेनहाइट होगा, कितना फ़ारेनहाइट होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है आप बराबर 50 इंटू 9/5 प्लस 32, हाँ 10, 90 प्लस 32 दैट इज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल सिंपल कन्वर्जन। अब जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस ना देके आपको केल्विन के अंदर टेम्परेचर दे सकते, तो 50 प्लस 273 कितना होगा, 323 होगा। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछते हैं कि 323 केल्विन यानी कितना फ़ारेनहाइट, तो पहले केल्विन को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्सियस में। तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे, वो 0.15 को नहीं लिया जाता, छोड़ देते उसको, अपन 273 लेंगे। तो 273 उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। फिर सेल्सियस का कन्वर्जन काय में करेंगे, फ़ारेनहाइट। तो आप एक ही ध्यान में रखो, कौन सा कन्वर्जन, सेल्सियस का। तो पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 32 ऐड, मतलब पहले 9/5 से मल्टीप्लाई देन 32, पहले 9/5 से मल्टीप्लाई देन 32। अब ये कौन सा कन्वर्जन था, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट, फिर बचा कौन सा, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस। तो उसमें पहले 32 सब्सट्रैक्ट, मतलब उसमें से अगर अपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो उसमें से पहले 32 क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट, और जो आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई। तो पहले स्टेप करेंगे 32 सब्सट्रैक्ट कर लो और जो आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर लो। ये सिंपल टेक्निक है टेम्परेचर कन्वर्जन का, ये नोट्स पढ़ लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइम पर हो सकता है। तो 3 यूनिट थे टेम्परेचर के, अभी अपन ने देखे डिग्री सेल्सियस, देन केल्विन एंड देन फ़ारेनहाइट। और आपको ध्यान में रखना है KCF से आप ये बोल सकते हैं किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ये इसका पॉइंट क्लियर हो गया। क्यों ऐसा कर रहा हूँ भैया, आई थिंक अपन ने कल एवरेज एटॉमिक मास देखे थे क्या, और देखे थे ना एवरेज एटॉमिक मास। चलो ठीक है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एटॉमिक मास। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता, ये अपना पहला न्यूमेरिकल है। इसके अंदर ना एक चीज़ दी हुई नहीं है, देखो मैं 2 और छोटे फार्मूले बता रहा हूँ, इस पे आपको बुक्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट अगर पूछा जाए, मतलब वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड लो, जैसे मान लो अमोनिया, मीथेन, यूरिया, है ना, कोई भी एक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये C6H12O6, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 9-10 के बच्चों को हो गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, हमको पता है कि 180 आता हूँ,
180 द मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? इट इज नथिंग बट द वेट ऑफ 1 मोल. किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ये उस कंपाउंड का 1 मोल कहलाता. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 1 मोल. जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास 180 है, ये 0.162 छोड़ दो, वो UAMU होता है वो भी छोड़ दो, ओनली 180 को अपन पर्टिकुलर ग्राम में लेते. तो 180 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज. तो इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ 1 मोल. और 1 मोल की संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो उतने मॉलिक्यूल का वेट रहेगा. अब अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 भाई है, दोनों का वेट सेम है और दोनों का वेट मिला के 100 किलो होता और दोनों का वेट सेम है, तो एक कितने का रहेगा? क्या बात है, वेरी गुड, वेरी सिंपल है. तो एवोगाड्रो नंबर 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए और उसके एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, जेईई में, है ना. वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 8 कंपाउंड देंगे आपको कि भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ. तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल. ये क्वेश्चन इससे हटकर है, ये सिंपल क्वेश्चन था. जस्ट आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पूछे थे जो अपन ने पहले ही लेक्चर में निकालना सीखे थे. कार्बन 6 मल्टीप्लाइंग बाय 12, हाइड्रोजन 22 मल्टीप्लाइंग बाय 1, ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाइंग बाय 16. वो अलग क्वेश्चन है. द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर. मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 × 10⁻23. ये होगा वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल. जैसे आपको ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का वेट पूछ लिया कभी, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 × 10⁻23. तो ये 30 × 10⁻⁻23 और फिर वो -23 का पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, दैट इज 3 × 10⁻⁻22. पॉइंट पीछे, पावर नीचे, बिकॉज पावर नेगेटिव में. अरे समझ में आ रहा है ये? सिंपल, दैट इज इन ग्राम. तो इसका आंसर कितना रहा? दैट इज इक्वल टू 3, है ना, 3 × 10⁻⁻22 क्या रहेगा? ग्राम. अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग में अगेन 10⁻⁻3, तो 3 × 10⁻⁻25 kg. समझ में आ रहा है ये? तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए कोई भी कंपाउंड. और ऐसा आपको यूरिया के एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ, यूरिया के एक मॉलिक्यूल का वेट, तो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो जैसे अपन ने कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट बताया, ऐसे आपको किसी एलिमेंट के एक एटम का वेट भी पूछ सकते हैं जो एटॉमिक वेट नहीं रहेगा. अगर गलती से आपको पूछ लिया कभी वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो इसको हम क्या समझते हैं? एटॉमिक वेट. इट इज नॉट एटॉमिक वेट. एट दैट टाइम आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा. वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है उसी में वेट ऑफ 1 एटम का भी फार्मूला बन जाएगा. सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो 2 फार्मूले हो गए, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल और वेट ऑफ 1 एटम. तो पढ़ो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल का फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो. अशाच प्रकारे वेट ऑफ 1 एटम क्या रहेगा? वेट ऑफ 1 एटम. पढ़ो रे क्या रहेगा? तो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो ये 2 फार्मूले हो गए, ये पहला और ये दूसरा. ये क्लियर कर लो, इस पे क्वेश्चन शायद से टेस्ट के अंदर आ सकता. इसके बाद एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये अपन ने क्वेश्चन देखे थे, है ना. आई थिंक दैट अपन ने ये भी देखे थे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर कंबशन. बैलेंसिंग देखे था ना अपन ने कंबशन. किसी भी कंपाउंड के कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करना है तो उसका 1 मोल लेना है फिजिकल स्टेट में, साथ में O2 गैस लेना, HCO2 गैस प्लस H2O लिक्विड. इसके बाद CP और CV ये एडिशनल चीज़ें हैं जो NCERT बुक में दी हुई नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके नीट और जेईई के सिलेबस में नहीं, वो किसी और चैप्टर में आएगा, अपन यही कवर करेंगे. एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज द मोलार हीट कैपेसिटी? What is the value of molar heat capacity at constant pressure and molar heat capacity at constant volume, and on the basis of the value of the ratio of Cp to the Cv we can decide the atomicity of the molecule. बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर.
1.66, 1.40, 1.30, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मैंने लास्ट ईयर बताया था शायद से, अगर कोई बच्चे एल पढ़े यहाँ पे तो उनको पता होना चाहिए। सीपी बाय सीवी क्या होता है? सीपी क्या होता है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? हाँ बोलो, बैठ के आंसर, कोई दिक्कत नहीं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी की वैल्यू और सीवी की वैल्यू ये गैस के एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी कितना रहेगा, सीवी कितना रहेगा।